तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। बैठ जाओ भैया। लालचंद जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। क्या लाइट जला रखी है। सावधान, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले अनुरोध है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा से कि वे मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अनुरोध है कृषि मंत्री श्री कटारिया जी से कि वे एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री तरुण कुमार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री मुमताज मछली से अनुरोध है कि प्रदेश अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। किसान प्रतिनिधि श्री रिद्धकरण जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनुरोध है सत्येंद्र भारद्वाज जी से कि वो श्री कटारिया जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। आप सभी आज के कार्यक्रम के संदर्भ से भलीभांति परिचित हैं। केंद्रीय एनडीए सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाकर इस दौर में जब पूरी अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी है और एक ही उम्मीद की किरण रही थी, कृषि क्षेत्र जो इस दौरान भी अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान कर रहा था, उसे ध्वस्त करने के उद्देश्य से 3 काले कानून ला करके किसान और खेती दोनों की बर्बादी की मिसाल दिखती है। और चूंकि रिद्धकरण जी किसान प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं रुपेश जी से अनुरोध करती हूँ कि उनका माल्यार्पण कर धरती पुत्र के सम्मान को कायम करने का काम करें। अनुरोध है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा से कि वो आए और तीनों काले कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से हमारे सामने विचार व्यक्त करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मंच पर विराजमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव आदरणीय तरुण कुमार जी,
हमारे किसान नेता और कृषि मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय लालचंद कटारिया जी, हमारे किसान नेता आदरणीय रिद्धगण चौधरी जी, सभी मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान पदाधिकारीगण, सभी एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान, पूर्व सांसद महोदय, पूर्व विधायक महोदय, 2018 और 19 में विधानसभा और लोकसभा में रहे सदस्यगण, तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माननीय अध्यक्षगण और मेरे प्यारे प्यारे आदरणीय किसान साथियों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस आयोजन में सम्मानित मंच का और आप सब लोगों का, विशेषकर मेरे किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग समझते हैं कि एक ऐसे समय में हम ये आयोजन कर रहे हैं जब कोरोना का संक्रमण सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण बावजूद भी अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार कोरोना संक्रमण को खत्म करने के बजाय किसान को खत्म करने के ऊपर तुली हुई है और 3 काले कानून जो किसान के खिलाफ लाए गए हैं, उनके विरुद्ध में किसानों के बीच में हम सबको जाकर के उनको बताना पड़ेगा। उसके साथ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, एमपीज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसान का अगर कभी किसी ने भला चाहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार में आम सहमति से भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ तो किसान खुशी से बलियों उछला था। लेकिन जब एनडीए सरकार आई तो एनडीए सरकार आने के बाद में आते ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए उन्होंने बार बार संशोधन करने की कुचेष्टा की। कुछ संशोधन किए भी, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ। अन्य दल जो एनडीए के हिस्सा नहीं थे वो भी सब खड़े हुए और एक बिगुल बजा, और उस बिगुल बजने के कारण से उनको वापस उस कानून को निरस्त करना पड़ा जो अडानी और अंबानी और बड़े लोगों के लिए लाया जा रहा था। उसके बाद में जिस प्रकार से नोटबंदी का कुप्रयास किया गया और उस षड्यंत्र में वो कुछ हद तक सफल भी हो गए, उससे भी किसान के चोट पहुंची, किसान कमजोर हुआ, छोटे व्यापारी भी कमजोर हुए। उसके बाद में जीएसटी ला करके छोटे व्यापारियों को खत्म करने की कुचेष्टा की गई, जिसके सबके सामने ये सारी बातें हैं। लेकिन आज जो 3 काले कानून इसलिए कहते हैं कि जो मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये कहते थे, लिख के दिया था कि जब किसान के हक में कानून बनाइए और वो जो कानून आप बनाओ उसमें एमएसपी अनिवार्य रूप से किसान को मिले, फसल का समर्थन मूल्य उसको मिले, ये कानून आप लेकर के आइए। और किसान की आय प्रधानमंत्री के पद पर घोषित होने के बाद में दोगुनी करने की बात कही थी।
2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात कही थी, और जिस प्रकार से किसान की लागत आने के बाद में 50% मुनाफा देने की मोदी जी ने बात कही थी, वो मोदी जी आज 7 साल हो गए उनको सरकार में आने के बावजूद, लेकिन एक भी फैसला ऐसा नहीं किया जिससे किसान का भला हो, छोटे व्यापारी का भला हो, मजदूर का भला हो, गरीब का भला हो। आज जो 3 कानून लाए गए हैं, एक में मंडी व्यवस्था और समर्थन मूल्य को खत्म करने की बात है। जब किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति आकर के किसान से दुगुने पैसे देने का, फसल का मूल्य देने का झांसा देकर के चले जाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करने के लिए यह कानून लेकर के आई है। दूसरा जो कानून लेकर के आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करने का। आप मुझे बताइए, एक भी ऐसा एमओयू है जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदी में बना हुआ है क्या? और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वो क्या फसल में बोएगा, क्या फसल उस खेत में बोएगा, क्या करेगा? उदाहरण के लिए, अगर वो ये कहता है कि तेरी 20 बीघा जमीन है, तेरे को 1 लाख रुपए आते हैं, मैं तेरे को 1.5 दूंगा, किसान कह देगा ठीक है भाई। उसके बाद में वो इसबगोल बाएगा, उसमें गेहूं नहीं बाएगा, बाजरा नहीं बाएगा, और इसबगोल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके किसान को 2 लाख 3 लाख रुपए देगा और 40-50 लाख रुपए कमा के चला जाएगा। 2 साल किसान की खेत में अगर इसबगोल हो गया तो 10 साल उसको बंजर रखना पड़ेगा, उसमें 1 किलो अनाज भी पैदा नहीं होगा। ये जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। तीसरा जो कानून लाया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के राइडर खत्म कर दिए गए हैं। उसमें इतने गंभीर प्रावधान किए गए हैं कि किसान, कोई भी बड़ा व्यापारी उसकी उपज को भंडारण क्षमता का राइडर खत्म कर दिया, कितना भी खरीद सकता है। अगर वो कितना भी खरीद के जमाखोरी कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? किसान क्या करेगा? उपभोक्ता क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसान का आपने 100 रुपए में माल लिया, दूसरे दिन 200 रुपए में बेचोगे, तब तक आपके खिलाफ कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई सरकार काम नहीं करेगी। तीसरा यह भी प्रावधान किया गया है कि आप एसडीओ को कह सकते हो, कलेक्टर को कह सकते हो, लेकिन आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जब किसान बड़े उद्योगपति से जब कॉन्टैक्ट करेगा या कोई शिकायत करेगा, तो आप बताइए, आप से, हम में से कितने ऐसे किसानों को जानते हैं जो जाकर के एसडीएम और कलेक्टर से अपना काम करा लेगा और उन बड़े उद्योगपतियों का काम नहीं होगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। कोरोना में जिस प्रकार का बेहतर काम हमारी सरकार और हमारे मुखिया ने किया है, आप और हम सब, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश इस बात का साक्षी है कि हमने शानदार तरीके से काम किया। लेकिन आज जब किसान विपदा में खड़ा है, उसके साथ में कुठाराघात हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का धर्म है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा हो, चाहे वो धूप में हो, चाहे सर्दी में हो, और उसकी इज्जत बचाने का काम, उसकी खेती बचाने का काम, उसकी उपज बचाने का काम, उसकी रोजी रोटी बचाने का काम कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम नहीं चाहते कि सरकार की कोई गाइडलाइन कोरोना में टूटे, इसलिए आप स्वयं देख सकते हैं कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग से हमने 5 लोगों का ही रखा, बाकी सारों को एक एक छोड़ करके सोशल डिस्टेंसिंग किया गया है। ये किसानों में इतना आक्रोश है कि पूरे जयपुर में रामलीला मैदान में अगर आप बुलाओ तो किसान आने के लिए तैयार है, सब लोग तैयार हैं। लेकिन हमने
हमारे सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसान की बहबूदी के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए जो मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से खत्म करने जा रही है, उसके लिए हम उसके साथ खड़े होने के लिए आज ये सम्मेलन कर रहे हैं। ये काला कानून वापस लो, कानून वापस लो, हम सब लोगों को, मोदी काला कानून वापस लो, हम सब लोगों को किसान के साथ में खड़ा होकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना पड़ेगा। हमारे मुखिया आदरणीय सोनिया गांधी जी ने तय किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता देश में, प्रदेश में, गांव ढाणी में किसान के साथ खड़ा होकर के उससे हस्ताक्षर कराए और 14 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति के यहां पूरे देश के 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करके ज्ञापन देंगे इन कानून को वापस लेने। मैं मुख्यमंत्री जी, मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे कोरोना का समय हुआ हो, चाहे आज किसान के ऊपर जो आफत आई है काले कानून की, सब मुद्दों के ऊपर निष्पक्षता के साथ में राजस्थान का मीडिया आम आदमी के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ में खड़ा हुआ। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर के नीचे मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके, हमारे 2-3 किसान भाई भी अपनी बात रखेंगे। एक छोटी सी कविता भी होगी। आप सब लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये फोल्डर के साथ में किसान के साथ क्या काला कानून, तीनों में क्या कमियां हैं, ये आपको दिया गया है। 2 मास्क भी कोरोना के कारण से दिए गए हैं। नो मास्क नो एंट्री के बैनर भी, जिस प्रकार से आपको पंपलेट भी दिए गए हैं। ये हम सबको गांव और ढाणी में निकलना पड़ेगा और जाकर के किसान को यह महसूस कराना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी मोदी जी जब भूमि अधिग्रहण कानून ला रहे थे, संशोधन कर रहे थे, तब आपके साथ खड़ी थी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस कानून को आपके खिलाफ पारित नहीं होने दिया। आज भी कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के इस काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर इस मोदी सरकार को करेगी। मैं पुनः सभी पधारे हुए किसान भाइयों का, मीडिया के भाइयों के, हमारे नेताओं का, तमाम का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कोई असुविधा हुई हो तो इसके लिए भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माफी चाहता हूं। आपने पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और किसानों की इस लड़ाई में मोदी सरकार के साथ के खिलाफ आप किसान के साथ खड़े हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल जी आनंद से अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में किसान प्रतिनिधि श्री अतुल गुप्ता जी भी मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन बना सकें। सबसे पहले राजस्थान की माटी को नमन करते हुए और राजस्थान के समस्त किसानों की भावनाओं के साथ साथ इस मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, आदरणीय डोटासरा जी एवं मंच पर विराजे हुए सभी अतिथिगण, राजस्थान के माननीय विधायकगण, राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व समस्त किसान भाइयों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे इस बिल पे बात करने के लिए बुलाया गया। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा।
मेरा नाम डॉक्टर अतुल गुप्ता है और मैं राजस्थान राज्य से आता हूं और संपूर्ण भारत देश में ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूं। ये बिल जब से पास हुआ है, जब से पूरे भारत नहीं संपूर्ण देश के किसानों में एक ऐसी क्रांति आई है कि सोचा था कुछ और निकला कुछ और। सोचा था कि भारत में एक नई ऊर्जा आएगी और किसानों का जो जीवन है वो बदल जाएगा, लेकिन स्थिति क्या हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हम बात कर रहे हैं यहाँ कि 3 काले कानूनों को केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से पास किया है, जिस तरह से भारत के किसानों को इस तरह से अपने ऊपर कुठाघात करने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब तक आप आत्महत्या करते थे, अब आपको हम आत्महत्या की गोली दे देते हैं, अब खाओ और अपने घर में सो जाओ, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। एक बिल पास किया जिसका नाम है फार्मर प्रोडक्ट ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन एवं फैसिलिटेशन बिल। दूसरा बिल है फार्मर इकोनॉमी एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस और तीसरा बिल है फार्मर सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटी बिल। अब इन तीनों के बारे में समझने से पहले आपको ये बात जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है और भारत जो है कृषि पर निर्भर देश है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत कृषि पर निर्भर देश तो है, लेकिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति कृषि आधारित उत्पादों को खाने पर भी निर्भर है। हम ये बात बार बार भूल जाते हैं। और दूसरी बात हम ये भूल जाते हैं कि भारत के बाद में जब दूसरे देशों को निर्यात करने का वक्त आता है तो भारत ही वो देश होता है जब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लिए सबसे ज्यादा निर्यात करता है। एक व्यवस्था हमारे देश में आई 1965 में, उस व्यवस्था का नाम है एपीएमसी। एक बिल पारित किया गया, एक आयोग, एक कानून बनाया गया कि एपीएमसी मंडियों का के अंदर सीधा की सीधा किसान लेके आएगा और व्यापारी उसको खरीद करके प्रोसेसिंग करके किसान कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक व्यवस्था और आई, उसका नाम है हरित क्रांति। इस हरित क्रांति और एपीएमसी ने मिलकर के भारत को एक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन स्थिति क्या हुई कि इस दोनों के बीच में छोटे छोटे जो व्यापारी थे, वो छोटे छोटे जो जिनको व्यापारी का दर्जा नहीं मिला, छोटे छोटे जो लोग थे, उन्होंने एक दलाली का व्यवसाय चालू कर दिया और कंज्यूमर और व्यापारी यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान के बीच में मध्यस्थ बनकर के एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि कालांतर काल से लेकर के आज तक वो व्यवस्था एक परमानेंट व्यवस्था बन गई और उस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसान को हुआ और दूसरा हम लोगों का हुआ, कंज्यूमर का नुकसान हुआ। आज स्थिति हमारे देश में ये है कि बिचौलियों के कारण किसान ने उत्पादन किया और बिचौलियों के पास आया। किसान ने उत्पादन को 18 रुपए की एमएसपी के माल को 13 रुपया बेच दिया, लेकिन बिचौलियों के कारण जो माल बिकता है इंडस्ट्रीज के पास में वो 18 या 19 रुपए बिकता है, यानी बीज का 6 रुपया सीधा सीधा बीज के बिचौलिए खा गए और किसान को ना तो एमएसपी मिली, ना ही कंज्यूमर इंडस्ट्रियलिस्ट को या कंज्यूमर को अपने वस्तु का पूरा की पूरा लाभ मिला। स्थिति ये नहीं हो जाती है, स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण इसके बाद में एक और होती है कि भारत सरकार ने 17-18 में एक बिल पारित किया। उस बिल में कहा गया कि 25 कमोडिटियों को भारत में एमएसपी फिक्स कर दी जाती है और जितना माल भारत के अंदर उत्पादन होगा उसका 25% भारत सरकार के माध्यम से खरीदा जाएगा। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की तारीख तक डेटा के अनुसार 6% से ज्यादा कभी भी माल नहीं खरीदा गया। इस देश के किसान को रोने के अलावा क्या दिया है इस संसार ने, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि सरकार एक तरफ से लेके आती है कि 25% हम खरीदेंगे और उसका एमएसपी तय कर दिया जाता है, लेकिन एमएसपी तय करने के बाद में 6% खरीदा जाता है। और सोच लीजिए कि वो 6% किन लोगों का खरीदा जाता होगा। ये हमारे भारत के किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए कितना दुखद का क्षण है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूंगा। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने
किसानों की बात सुनी और किसानों की बात सुनकर के आज ये सम्मेलन किया। इस सम्मेलन को अनेक बार भारत के किसानों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझने की बात है कि हमारे देश के अंदर जो किसान की स्थिति है, क्या मंडी में 14 रुपए बिकने वाला गेहूं, क्या 14 रुपए की लागत आती है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार में अपना स्थान ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसान को न्याय मिलेगा। आज हमारे किसान की लागत आती है 20 रुपया, हमारी एमएसपी कितनी है? 18 रुपया, और हमको मिलता कितना है? 14 रुपया। आज की तारीख में भी मंडियों का भाव देख लीजिए, एमएसपी 18 रुपए 40 पैसे और मिल रहा है 14 रुपया। आज की करंट डेट में भी देख लीजिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यदि भारत के प्रधानमंत्री जी हर छोटी सी बात पर ट्वीट कर सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी को भारत में रहने वाले कम से कम 70% किसानों की इस बात की भावनाओं को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनेकों तर्क देकर के बातों को रोकना चाहती है। एक दूसरा तर्क मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना उत्पादन भारत सरकार को खरीदना चाहिए उसका 15 लाख मीट्रिक टन का भारत सरकार ने नियम निकाला कि इतना माल खरीदा जाएगा, लेकिन खरीदा कितना जा रहा है? 3 लाख मीट्रिक टन। आदरणीय श्रीमान महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो बिल है ये पूरी तरह से खारिज योग्य बिल है। स्टेट के आधार पर आप इसको समाप्त कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि न्यूनतम जो एमएसपी डिसाइड की गई है, कम से कम राजस्थान राज्य के अंदर उस एमएसपी से कम कीमत पर किसान का माल ना बिके, इस बात का कानून बनाया जाए। ये मेरा मांग है किसान की तरफ से कि किसान की जो कीमत है जो सरकार ने तय कर दी है उससे कम इसी प्रकार से यहाँ राजस्थान में ना बिके। दूसरा, जो राजस्थान में एग्रीमेंट हो, जो नियम इन्होंने बनाया है, उस एग्रीमेंट में वही कानून व्यवस्था लागू हो जो कि पहले से चली आ रही है। कानून व्यवस्था में कोई बदलाव ना हो, क्योंकि हमें पूरी तरीके से मालूम है कि एसडीएम साहब किसान को अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तीसरी बात है, बड़े पूंजीपतियों को सीमित रखा जाए, क्योंकि बड़े पूंजीपति पहले से इस देश के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से किसानों को शोषित कर चुके हैं। हमारा निवेदन है कम से कम ये व्यवस्था राजस्थान राज्य में ना हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे बीच में पीलीबंगा से ताल्लुक रखने वाले भंवर सिंह जी शेखावत भी हैं, जिन्होंने जैविक खेती को लेकर 14,000 किलोमीटर की यात्रा की है। आपसे अनुरोध है अपना उद्बोधन दें, लेकिन संक्षिप्त उद्बोधन की आपसे अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री जी लालचंद जी कटारिया साहब व सभी मंत्रीगण, विधायकगण, किसान साथी, किसान आदमी हूं, प्रैक्टिकल काम करता हूं, ज्यादा कुछ आता नहीं है मेरे को, लेकिन मुद्दे की बात करूंगा। हमें सपना दिखाया गया था कि डबल आय होगी, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, और एक ऐसे मकर जाल में हमें फंसा दिया गया है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। 3 पॉइंट मेरे जो समझ में आए, मैं उन पर बात कर रहा हूं। पहला, भंडारण की व्यवस्था इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी, इतनी अच्छी भंडारण की व्यवस्था कर दी कि जो 1 बीघा जमीन पर खेती करने वाला है वो अपने जहां जिसके पास में एक मकान भी नहीं है उसको भी ये बोल दिया गया कि तू तेरा पूरा माल रख ले तेरे घर पर, और जब रेट आएगा तब बेच लेना। हकीकत ये है, ग्रामीण अंचल के अंदर किसान अपनी खेती करता है और अपना अनाज उगाता है, उससे पहले उसको बेचने की तैयारी चलती है। उसके घर पर खाना खर्चा भी नहीं पूरा हो पाता है, कहां भंडारण करेगा वो। ये भंडारण की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जो पैसे वाले लोग हैं पूरे देश का अनाज 2-3 फर्में ऐसी है पूरे देश का अनाज खरीद सकती है। सरकारों की जरूरत नहीं है, पैरेलल सरकार है। समझने की सबसे बड़ी बात है, अभी मैं हिमाचल प्रदेश में था,
अभी हिमाचल प्रदेश जाके आया हूं, वहां पर 3000 किसानों से मिलकर आया हूं मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी तक ये लोग पहुंच चुके हैं। किसान को क्या लालच दिया जा रहा है कि तेरे को रेट ज्यादा देंगे, ये देने में सक्षम है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जियो का फोन हमें मुफ्त में दिया था, दिया कि नहीं दिया बताओ मुझे पहले। और आज यहां पर बैठे हैं, मेरे को लगता है 70% लोगों के पास जियो का कनेक्शन है, मेरे पास भी है। जियो का मुफ्त दिया गया और उसके बाद में हमें यह दिखाया गया कि लीजिए आप यूज करिए, सारी कंपनियों को खत्म कर दिया। आज 600 रुपए का डलवाना पड़ रहा है हमारे को, 600 रुपए का चार्ज करवाना पड़ रहा है। इसी तरीके से एमएसपी पर बात करते हैं। धान बीजा हुआ मेरा खुद का, जैविक खेती करता हूं, पूरा मार्केट नहीं है, 16 रुपए किलो पीलीभंगा मंडी में मैंने तुलाया। इस अगर मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा तो ये मोनोपोली किसकी चलेगी? किसान को आज 5000 रुपए की जरूरत है, कौन देता है भाई उसको? इस आधारभूत ढांचे के ऊपर पूरा का पूरा प्रहार किया जा रहा है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से थोड़ी हो रही है। मेरे पास जमीन नहीं है, मैं 1 बीघा जमीन के ऊपर खेती करता हूं, किसी पड़ोसी की जमीन लेकर के मैं काम करता हूं। सदियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती आ रही है। अब नए लोग आएंगे, नए लोग आकर के जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको कहेंगे तू कितने में लेता है कि 2000 में, हम 3000 देते हैं, ले लेंगे वो। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और एग्रीमेंट कर लेंगे। माननीय, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो किसान को समझने वाली बात है, आंकड़े नहीं समझने वाली बात है। आज मुझे एक बात बताइए कि 5 साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी जमीन ली है, क्या मैं उसका जैविक कार्बन बढ़ाऊंगा? क्या मैं उसकी मृदा की जांच कराऊंगा? क्या मैं उसको 3 साल तक उसका भूमि का शुद्धिकरण करूंगा? क्योंकि मैंने तो 5 साल के लिए जमीन ली है, और 5 साल के लिए जो जमीन लेगा वो उसका दोहन करेगा, वो किसी के उसको कोई मतलब नहीं है। आज भंवर सिंह की जमीन ली है, कल आपकी जमीन लेगा, नमक डाल करके खेती करेगा किसान भाइयों। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं, 3 स्टेट में मेरे साथ प्रैक्टिकल किसान जुड़े हुए हैं और सभी से मंथन चल रहा है। राजस्थान की हमारी भूमि के अंदर जैविक कार्बन 0.2.535 से ऊपर नहीं है, और जिसके अंदर जैविक की कल्पना करना असंभव, लगभग असंभव की बात है। और उस जमीन को 5 साल 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला आएगा, वो 3 साल तक उसमें हरी खाद बीजेगा, वो गोबर की खाद डालेगा, फिर कहेगा मैं इसमें खेती करूंगा। ये छलावा है, बहुत बड़ा छलावा है हमारे साथ में। तीसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, रात के अंधेरे में अध्यादेश लाया गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बहस और चर्चा करने के बाद में बिल पारित होते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। चुपचाप ऐसे समय को चुना गया जिस समय सभी के घरों में लॉक लगा हुआ था, बाहर निकलने की आजादी नहीं। क्यों? अगर इनकी मंशा सही होती तो ये अंधेरे में क्यों लेके आते इसको? ऐसे समय को चुना गया कि आम पब्लिक के ऊपर रोक है, बाहर नहीं आ सकता, विरोध नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता। इन्होंने कहा भंडारण करने का, आपातकाल के अंदर आप भंडारण नहीं कर सकते, तो ये कौन सा समय चल रहा है? माफी चाहूंगा, मैं खत्म करना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं। आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यह न्याय तभी होगा जब गांव गांव, क्योंकि राजस्थान का किसान सोया हुआ है। बड़े दुख की बात है किसान भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी किसानों का आह्वान कर रहा हूं, अब तो जाग जाओ, जागने का समय है ये। अगर अब नहीं जागे, और एक बात और बताता हूं, 2024 का चुनाव यह कहते लड़ा जाएगा कि देखो हमने आपको एमएसपी का रेट दे दिया। आज के जा रहा हूं उस मंच के माध्यम से, मिलेगा आपको एमएसपी का रेट भी देंगे ये लोग, लेकिन आपको पूरा तला करके देंगे और उसके बाद में कुछ भी नहीं देने वाला। कोई नहीं जाएगा ढाणी के अंदर लेकर के देने के लिए। आज हमारी व्यवस्था, कितने लोग हैं जो मंडियों में जाकर के माल बेचते हैं, गांवों में माल बिकता है। तो समय कम है, समय की मर्यादा रखते हुए इस आपने जो आयोजन किया है, ये आयोजन इस पंडाल में ना रह करके गांव गांव ढाणी ढाणी, क्योंकि राजस्थान का किसान सोया हुआ है। अगर आप इसे जगाने का प्रयास
और पूरी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमारे पास कोई है ही नहीं, दल ही नहीं है, किसके आगे हम फरियाद करें। कांग्रेस पार्टी अगर आज जागृत होकर के इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप लेकर के करती है तो राजस्थान का किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तैयार है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जो कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि लोकेश जी, जो अपने चंद शब्दों द्वारा हमारे किसानों को ऐसे अभिभूत करेंगे कि वो प्रदेश के कोने कोने में जाके इस काले कानून के बारे में प्रदेश के लोगों को अवगत करा सके। कवि लोकेश जी। सम्मानित मंच सहित माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं कवि लोकेश चारण आपके बीच में जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 काले कानून लाए गए उनके विरोध में मैंने कविता लिखी है। मैं कविता लिखकर आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। आज का दौर वो दौर हो गया है जहां पर कि केंद्र सरकार के खिलाफ लिखना भी अपने सर पर लाठी मारने जैसा है। लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा माहौल बना दिया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं खुद को कि मैंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मैंने राजस्थान की लाज रखी, मैंने मेरे नेता राहुल गांधी जी की लाज रखी। मैं आपके बीच में कविता पढ़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने इन 3 काले कानूनों में विशेष तौर पर जिस बात पर ध्यान दिया वो है कृषि मंडी को खत्म करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो गया तो मित्रों ये समझ लेना हिंदुस्तान में किसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आपके बीच में कविता के रूप में आपको समझाना चाहता हूं कि क्या है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 20.5 लाख किसानों का अल्पकालीन ऋण 7,692 करोड़ रुपया माफ किया और सरकार बनने के 10 दिन के अंदर में माफ किया, और 296 करोड़ का ऋण भी आपने किसानों का माफ किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मेरी कविता आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। तालियां बजाकर मुझे हौसला दीजिएगा ताकि पूरे हिंदुस्तान में किसानों के साथ खड़ा होकर इस कविता को पढ़ सकूं और हिंदुस्तान में जागृति पैदा कर सकूं। मैं आपके बीच में कविता पढ़ता हूं। किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, अन्नदाता की व्यथा पे पूरा ध्यान दीजिए। कर्ज माफी का वादा था, कर्ज माफी कीजिए, कर्ज माफी का वादा था, कर्ज माफी कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। किसानों ने कर्ज माफी पे मोदी को वोट दिया, कर्ज माफ कर देगा मोदी, उसने सच ये मान लिया। अरे झांसे से सरकार बना अब लाठियां चलवाते हो, झांसे से सरकार बना अब लाठियां चलवाते हो। काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो। एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना खत्म करना चाहते हो। आप इतने महान हो गए, कल को आप गांधी जी का विचार खत्म कर दोगे। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में किसान साथियों कि क्या होता है एमएसपी का दर्द जब लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना कुचला जाता है। कि एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, अन्य फसलों और गेहूं के उचित दाम दिलवाए थे। एमएसपी से किसानों को सीधा हाथों में दाम मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला। किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया। 72,000 करोड़ का कर्जा सोनिया जी ने माफ किया, 72,000 करोड़ का कर्जा मनमोहन सिंह ने माफ किया। काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है, काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है। पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अडानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा। और मोदी जी कहते हैं टीवी पर आते हैं कि हमने एमएसपी खत्म ही नहीं की। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं अगर आपने खत्म नहीं की तो अपने कानूनों में लिखित में शामिल कर दीजिए। हमें आप पर टीवी पर आकर आप बोलते उस पर यकीन ही नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं है। उसका कारण है
कारण मैं कविता के रूप में बताना चाहता हूं कि क्या कारण है उसका, कि 50 दिन मांगे मोदी ने, हमने वो भी दे दिए। नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए, नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए। 2 करोड़ का वादा करके, 2 करोड़ का वादा करके रोजगार की ना सुध ली। बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली। मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था, मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था। 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था। लॉकडाउन में निर्दयता की ऐसी फोटो आती थी, लॉकडाउन में मजदूरों की ऐसी फोटो आती थी। मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी। सैकड़ों मौतें सड़कों पर फिर तुमने ट्रेन चलाई थी, सैकड़ों मौतें सड़कों पर फिर तुमने ट्रेन चलाई थी। 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी, 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी। पीएम केयर फंड को भी ऑडिट से ही बाहर किया, उद्योगपतियों का कर्जा लॉकडाउन में माफ किया। रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खाता है, रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खाता है। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चलाता है, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चलाता है, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चलाता है। किसानों को मोदी जी एमएसपी कौन दिलाएगा? क्या जितने करोड़ों किसानों को क्या घर घर जाकर एमएसपी दिलाओगे? इससे एक स्थिति उत्पन्न होगी इस कानून से, वो स्थिति मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसानों को मोदी जी एमएसपी कौन दिलाएगा? बंधुआ मजदूरी किसानों से ठेकेदार करवाएगा, बंधुआ मजदूरी अन्नदाता से ठेकेदार करवाएगा। कैसे कबूतर ना जाने उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे, कैसे कबूतर ना जाने उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे। अनबन हो गई यदि कभी तो पुलिस केस करवाओगे, अनबन हो गई यदि कभी तो पुलिस केस करवाओगे। इसके बाद किसान के साथ क्या होगा कि काले कानूनों के कारण कुछ ना साबित कर पाएगा, काले कानूनों के कारण कुछ ना साबित कर पाएगा। स्वाभिमान सेठों के सम्मुख किसान का मारा जाएगा। विश्वासघात के कारण मोदी तुम पर नहीं भरोसा है, विश्वासघात के कारण मोदी तुम पर नहीं भरोसा है। किसानों की थाली में तुमने सीधे जहर परोसा है, किसानों की थाली में तुमने जहर भरोसा है, किसानों की थाली में तुमने जहर परोसा है। अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो, अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके राहत दो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तूफानों से भिड़ जाता हूं। कर्ज माफी का वादा भी मैं तुमको याद दिलाता हूं, कर्ज माफी का वादा भी मैं तुमको याद दिलाता हूं। किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी, किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी। आम चुनावों में मोदी जी कुर्सी भी चली जाएगी। झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो टनल में हाथ हिलाते हैं। अरे झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी तुम जनता के नौकर हो, भगवान न समझो खुद को मोदी तुम जनता के नौकर हो, भगवान न समझो खुद को मोदी तुम जनता के नौकर हो। किसानों की आवाज का पूरा सम्मान कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। मैं युवा हूं, 4 अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं कि युवाओं का देश मेरा युवा कर्णधार। इसके अंतिम पंक्ति पर आपको बहुत अच्छा लगे तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सबसे छोटी उम्र का कवि हूं हिंदुस्तान में और गांधीवादी विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं
कि युवाओं का देश मेरा, युवा कर्णधार इसके, चारण कहता युवाओं को जिम्मेदारी दीजिए। युवा थे राजीव गांधी, देश को चमन किया, समुचित स्थान युवा नेताओं को दीजिए। वो लाल किले की प्राचीर हिमालय भी बोल रहा, ये मातृभूमि क्या कहती है जरा ध्यान दीजिए। मातृभूमि क्या कहती है जरा ध्यान दीजिए। सूर्य सा चमकता, गंगा जैसा निर्मल, देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। अब रोक राहुल को अनर्थ मत कर दीजिए। अब रोक राहुल को अनर्थ मत कर दीजिए। लोकतंत्र को बचाने में योगदान दीजिए। वोट हमेशा कांग्रेस पार्टी को दीजिए। वोट धन्यवाद कविवर। आपने ऊर्जा का संचार तो किया ही और ये साबित भी कर दिया कि आंदोलन को क्रांति में परिवर्तित करने के लिए हर वर्ग के साथ एक कवि होना जरूरी है। धन्यवाद आपका भाई। हमारे बीच विधायक श्री बलवान पूनिया भी मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय सीएम साहब, डोटासरा जी, मंच कांग्रेस पार्टी का है, बोल कॉमरेड रहा है। मेरे को मंत्री महोदय ने फोन किया कि आज कांग्रेस पार्टी ने किसान सम्मेलन रखा है। मैं पहले दिन सरसा गया था। 17 दल इकट्ठे थे। 107 लोगों को खट्टर सरकार ने पकड़ रखा था थाने में, हम छुटवा के आए। 240 किसान संगठन करनाल में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। मैं मुख्यमंत्री महोदय को पहले भी कह रहा था, ये फिर यूं मान लेते हैं कि बलवान यूं ही कर रहा है। जब एनआरसी सीए की बात आई थी तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि केरला में विरोध की सभा हुई है, आप राजस्थान में अगुवाई कीजिए। ये मेरे से पहले कविवर सारी बात कह गए। मैं ज्यादा अध्यादेश पर बिल पर बात डीपली नहीं जाना चाहूंगा, पर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। इन अध्यादेशों के खिलाफ अगर हम पार्टियों में बंट के रह गए और हमने ये सोच लिया कि साहब ये तो फला पार्टी के लोग इकट्ठे, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो मैं चाहता हूं हम फिर किसान के साथ हैं। मंच जरूर डोटासरा जी ने बुलाया है, पर मैं ये कह रहा हूं मैदान में उतरना पड़ेगा सब लोगों को। और आपको तो इससे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 1955 में बना था और ये कहा था कि इससे ज्यादा तू इकट्ठा नहीं करेगा। तू इकट्ठा कर लेगा तो आलू 200 रुपए किलो हो जाएंगे, प्याज 200 रुपए किलो हो जाएंगे, दाल आसमान छू जाएंगी। बेटे बेईमानियों कह रहे हैं कि कितना इकट्ठा कर लो, हमें क्या लेने देना। कानून लेके आए और ये कह रहे हैं कि राज्य इन कानूनों को मानेगा। मोदी जी ठठेरे की बिल्ली ठरकों बोल रहे नहीं मानेंगे आपके कानून। तुम मंडी तोड़ना चाहते हो। मेरे को शिरसा में एक पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारे राजस्थान में विरोध क्यों नहीं हुआ, कमजोर विरोध क्यों है। 800 मंडी लगी थी, 800। ये अलग बात है कि 2 जुलाई को शटर गिर दिया था केंद्र ने कि और नहीं तोड़ोगे। गौण मंडियों में अनाज तुलना शुरू हुआ था, केंद्र उसको तोड़ना चाहता है, तो गुस्सा आना चाहिए मुख्यमंत्री जी सबको। आपने 700 मंडियों में माल तुलवाया था, 700 मंडियों में, वो तोड़ने की साजिश दिल्ली रच रही है। पार्टियों के बैनरों से ऊपर उठ करके हमें लड़ना पड़ेगा। भाई कह रहे हैं कि किसान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी। वो पीलीबंगा वाले किसान साथी कह रहे थे हमारे इलाके में आज भी जमीन ठेके लेकर के काश्त करते हैं। वो ठेका ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। हजारों हजार एकड़ जमीन
मजबूर कर देंगे लेने के लिए। तीनों कानून एक साथ लाए, जमीन खोसेंगे, मंडी तोड़ेंगे, खुद के व्यापारी होंगे, उनका व्यापारी गंगा के घाट पर जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा या तो दे दे 800 रुपए किलो, नहीं दे तो गंगा में ले चित्रा मार। ये बेईमानी है। मैं जिस दिन खड़ा बने पत्रकार तुम तो मेरी मजाक उड़ा रहे थे, जब ट्रक आया था मैं बैनर लिए विधानसभा के आगे खड़ा था, 2 रवि दूसरे दिन बोले यार तेरे काल विरोध बड़ा जोर का किया। मैंने कहा ये कबाड़ा करके जाएगा, ये कबाड़ा करके गया था ट्रंप, ये कबाड़ा करके गया था। अरे लॉकडाउन में सांस नहीं आ रहा था किसी को कि रात के अंधेरे में काले कानून ला रहे थे। ये बालाकोट, ये अच्छे दिन, ये 750 चैनल उनके अगर किसान का फायदा करते थे बताते नहीं? कितनी बार बताते, 1000 बार बताते। अच्छे दिन किधर गया? मरोहासी है पर आपा लड़ागा, पार्टियां बंधना ऊपर कर लड़ागा, एकजुट होकर लड़ागा। देश में हरित क्रांति आई, देश में मैं कहूं राष्ट्रीयकरण हो, देश में बात तो चल रही नदी जोड़नी, आज बेटे बापा अडानी अंबानी जोड़ दिया, कट्ठे नदी मिलने ले गए। अब वो कविवर सही कह रहे थे, भाई मोदी को बैठे कुर्सी, मोदी को तो मुगोटो है, सौदो तो और क्यों ही है। अदानी और अंबानी बैठे, इनके खिलाफ लड़ना है। भाई गांधी जी की पार्टी में तो देखो भगत सिंह और रखा पोस्टर, आर्थे गांधी जी को पोस्टर रखो, सारा बेड़ा भी लड़ांगा, मजबूती में लड़ांगा और खूब मजबूती से लड़ो। ये नहीं सिर्फ हस्ताक्षर जुलूस जलसा काट देना, इनकलाब जिंदाबाद। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी से किवाया अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के इस किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तरुण कुमार जी, राजस्थान के सहकारिता मंत्री आंजना साहब, रितकर्ण जी, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पूरे राजस्थान से पधारे हुए किसान भाइयों, संगठन के साथीगण और मीडिया बंधु। भाई बलवान पूनिया जी ने अभी सारी बातें आपको बताई और ये बात सही है कि जिस तरह का कानून भारत सरकार लेके आई है, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती थी, और शुरू में ऐसा लगता भी था कि निश्चित तौर पे वो पूनिया जी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, और किसान भी ये मानते थे कि कुछ नया होगा। कोरोना की इस महामारी में जिस प्रकार के अंधेरे में इस देश के सामने ये 3 कानून केंद्र सरकार ने लागू किए, ये किसानों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए और उस व्यापारी वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ मजदूर वर्ग, इन सभी के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है और देश के लिए घातक है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है आने वाले समय के लिए। और ये बात सही है कि 130 करोड़ की आबादी वाला ये देश जो खेती और काश्त पे अपना
खुद का पेट भरता है किसान और पूरी जनता का और जीडीपी में जिसका सहयोग है, कोरोना की महामारी के बावजूद भी आज जीडीपी जिस तरह से गिरी, पर उसमें ताकत देने का काम इस देश और प्रदेश के किसान ने किया, जो आप सभी के सामने है और ये बात मीडिया के माध्यम से आप सभी के सामने आ चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा ने पूरे देश के किसानों को, राजनीतिक दलों का आह्वान किया है कि हम इस बिल का विरोध करें, और विरोध हो भी रहा है। और ये बात सही है जो बलवान पूनिया जी कह रहे थे कि भाई सबको एकजुट होना पड़ेगा, दलगत राजनीति से ऊपर। हो सकता है वोटों की राजनीति के चक्कर में आने वाले समय के लिए हम अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में करके जाएं, क्योंकि ये वो पूंजीपतियों की सरकार जो पर्दे के पीछे दूसरा खेल खेल रही है। एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पूरे बिल में कहीं खुलासा नहीं है कि किसान का जो जीन्स है, जो उसकी पैदावार है, उसका आने वाले समय में किस प्रकार से पहचान होगा, गांव का कौन सा थड़ा होगा, कौन सा ऐसा कार्यालय होगा, कौन प्रतिनिधि वहां बैठेगा, कौन व्यापारी वर्ग उसको खरीदेगा और किसके पास गोदाम होंगे, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये पूंजीपतियों को ताकत देने का काम, इस देश को और गरीब करने का काम। देश की आजादी के बाद में जितने भी नवाचार हुए, और ये 70 साल की जो बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, वो आप हम सभी के सामने हैं। उन शोरूमों से माल निकाल के बेच रहे हैं, और इसी प्रकार से इस किसान को कमजोर करने का काम इस बिल के माध्यम से भारत सरकार कर रही है। जो भी उद्योगपति आएंगे वो मन माफिक ये सही कह रहे थे कि वे गंगा के किनारे पे खड़े होकर कह देंगे कि 800 रुपए में देना तो ठीक है, नहीं मैं गंगा में फेंक। आज ठेका प्रथा हम सभी जानते हैं। हमारे पीली गंगा वाले भाई ने जो बात कही, हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, बूंदी, ये जो जिले हैं, वहां आज भी कमजोर के जो किसान हैं, जिसके पास मैन पावर है, वो दूसरी किसानी को ठेके पे लेके और खेती करते हैं, पर वो अलग प्रकार का ठेका। ये जो कानून के माध्यम से किसान को ठेके पे लेने की बात करिए जमीन को, और उसमें तो कह दिया कि एसडीएम और कलेक्टर के यहां सुनवाई होगी। अरे भैया, एसडीएम और कलेक्टर के पास तो पहले ही जमीनी काम बहुत है, पहले ही रेवेन्यू के केस भरे पड़े हैं, और वहां उस किसान को घुसने कौन देगा जिसकी फटी जूती होगी, फटा कमीज होगा, जिसको अंग्रेजी आती नहीं, न शुद्ध हिंदी आती, न एसडीएम कार्यालय का पूरा नाम आता, उसकी क्या दशा होगी। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरे देश में अंदर खाने आग लगी हुई, और यदि हमने इस विरोध को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि दूसरे लोग इस बात को भी मैदान में लेकर घूम रहे हैं कि आय दुगनी होगी, क्योंकि ये राजनीति के जो जमात के लोग हैं, जो सभी दलों के लोग हैं, वो अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि ये किसान किसी दिन कमजोर होगा तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। ठीक है, कुछ समय के लिए अपन राजनीति कर लें, इस राजनीति के बलबूते हम अपनी ताकत दिखा दें, पर जो काम हम करने जा रहे हैं और जो कानून, काला कानून हमने बनाया है, इसको आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। डॉक्टर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हस्ताक्षर अभियान रखा। 2 करोड़ लोगों के, किसानों के हस्ताक्षर करके हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाएंगे। हमारे दिल्ली के नेता लोग वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। मैं उस कार्यक्रम के लिए इनको बधाई देता हूं, और हम सभी का दायित्व है कि इस बिल में जो कमियां रखी है, जो खुलासे इन्होंने नहीं किए, उनको नजरअंदाज किया है। जो किसानों का हक है, जमीनी हक है, उसके बारे में हम विरोध करें। मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।
कटारिया जी। हमारे बीच में किसान प्रतिनिधि श्री रिद्धकरण जी मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आकर अपना उद्बोधन बताएं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफों किसानों को जो सम्मेलन रखियो है, इस सम्मेलन में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, कृषि मंत्री कटारिया साहब, आंजना साहब, दिल्ली नोएडा कांग्रेस पार्टी का सचिव महोदय जी, सामने बिडोजोड़ा मंत्रीगण, एमएलए साहिबान और किसान भाइयों, अब जब बात की तो कविराज बोले जब बात पूरी की पूरी आएगी विषय के मायने। आज ही मौके पर राजस्थान का किसान बैठा हुआ पार्ट है और डोटासरा जी धन्यवाद दिया कि किसानों की बात सुनी और किसानों ने आगे मौका दियो। राजस्थान के मायने लेकिन लोकसभा में बिल पास हुआ 3 तरह का किसानों के लिए और बिल्ला को जो हाको हुआ लोगों ने ठाई को नहीं काई हुए। घना दिना पहली फौज में रहता रहे, फौज में आयो वो भाई अनपढ़ो खेती करो, वो आज बोलो रे भाया मारा घुटना दुखे घुटना दाग, वो बोलो रे भाया ठीक बता थारा दुखे कहीं है, घुटना घोटा लिखे हुए इमारत काट करने बात को ठाई को नहीं समर्थन मूल्य मायने आयोग में मायने कहीं हुए। आज तो मामला हुआ है दिल्ली के मायने, अब मारू पहली जगह बोले जियो फोन आयो फ्री में बात करी 3 महीने में बातों को मजो लियो, अब क्या 600 रुपया लगे और कोई कंटो कार्ड लेती कोई कंटो कार्ड कोई गारंटी है लोगों ने भरमाए। मैं कहूं थाने जगदीन 30 करोड़ की जनसंख्या ही जगदीन कांग्रेस राज में आई 30 करोड़ की जनसंख्या ही, मोदी जी 120 करोड़ के बाद में आया, पहले को नहीं आया। पूरा राज्य को विकास लो, हिंदुस्तान को विकास लो, सब लोगों ने हुई। मैं को खेती करता पहले बहुत मन में जगदीन दलियों मावे जनता जागते माए मारो जनता जागते माए बकरियों टोगरियो टाबर तीनों मुंडा काटता झाग में ये जगो कष्टारो जगह से सबको खचोड़ो बाबरो खेचो नारा संभल के माए ने पानी के माए ने भीग जाता बहुत दुख पाता। अब थोड़ी सी फॉर्चूनर आई है तेने लोग इम आएगा के काशदार थोड़ा ऊंचा हुआ तो धरेला को नहीं। मैं को खेती पे नहीं होती कहीं, कोई खेती नहीं, कोई भाव नहीं हो, यूं टैक्स लाया 1 लीटर करवाया वैज्ञानिक बीज उत्पादन हुआ बढ़िया, जना थोड़ा सो सांस आयो और सांस आने के बाद में और जो विधायक लाया है, मैं को अगर काश्तकार गफलत में रहेगा माया से एक बादशाह पूछो बीरबल ने कि मैं जो जवाब पूछूं भी को जवाब इशारे में पूछूं इशारे में आना चाहिए। वो जो पतो लगाऊं साहब वो चारा ने फिरियो एक एवं चराव्यो वो शिष्कारी करे 200-300 ले गए एक साथ शिष्कारी में चल रहे वो देखिए जानवर ही जिस इशारे में चल रहे इशारे में समझी मिनट तो समझना कहीं टाइम लगे। बीरबल पूछो कि तू भाई बादशाह तन जावे और बादशाह तन इशारे में पूछे तन इशारे में जवाब देना है, वो बोलो हाँ देती हूं, वो लेगो बादशाह तन बादशाह जा रही 2 आंगली ऊपी करी 1 आंगली ऊपी करी भी 2 करी भी इं करियो भी इं करी। बादशाह बोलो बहुत बढ़िया उत्तर दिया भाई मैंने। बीरबल पूछो कहीं पूछो कि मैं पूछो दिन 2 एक वो जो 2 क्या सृष्टि क्या पर टिक्योड़ी है वो जो दूरी पर
पाछो भी एवं पूछो कि तन भाषा कहीं पूछो मन पूछो एक लड़ी गया मैं जो बड़ो आदमी तन दो लड़ी क्यों वो बोली पूरा एवं क्यों मैं तो और मैं जानकारी क्या पाया मैं काश्तकार मरा जा रही है अगर काश्तकार ने जानकारी हुई है मैं कोई अड्डा नहीं है कोई अम्मा नहीं है ईद वीद बता के वहां कोई फर्क को है आज कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष विराजमान है राजस्थान का मुख्यमंत्री विराजमान है और हम मना उम्मीद है बेबी फिरे कमनी है बेबी बाल खरीदूंगा थाके फायदो हुई मैं अपने पूछा जियो हुई जिया हुई दूसरो हुई वास्ते मामलो बड़ो गंभीर है कोरोना न्यारो है मुंडो बजड़ो रहना पड़ी खुले मुंडे बाहर नहीं कर सका मौका बड़ा खतरनाक है अगर मौके को फायदा उतार या मिल जाए अगर कोरोना नहीं उठा तो आज नहीं ठाकुर जनता की बिल कितने के हुए पर कोरोना बड़ा खतरनाक है इनको भी ध्यान रखना पड़े और आज ही मौके पर जब भी किसान भाई आया पर आया है मुकाबलो करना पड़े मुकाबलो अगर मुकाबलो नहीं किया थोड़ा सा शर्माएगा माया जावागा भारत को है मैं कुछ समर्थन मूल्य की बात करे लागत मूल्य की तो बात कौन करे भाई लागत किसान को खाया हुआ है 7,000 रुपया 7,000 रुपया एक बीघा बराबर कोई को भाजी आ जाओ हिसाब करे जो पूरा बताइए एक बीघे पर 7,000 रुपया फसल चाहे कोई को बनाने की बात करूं मैं वास्ते आज को मौका है किसान सम्मेलन रखो है सरकार की तरफ प्रदेश की तरफ पार्टी की तरफ आप किसान जगह बैठा हुआ समझदारी बात करा दरेक बात हलेली मारे कामरान जी कवि हा मैं कविता लिखी भी लिखियो आजादी का रखवाला थे सूता मत रिजोड़े आवेला मोड़ मार्ग में थे सत्ता रिजोड़े राम राम साहब धन्यवाद रिद्धकरण जी। अब अनुरोध है तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी से वहां अपना उद्बोधन प्रदान करें। धन्यवाद। आज के प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में आयोजित इस राजस्थीय किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी माननीय गोविंद डोटासरा जी, लालचंद कटारिया जी, तरुण कुमार जी, उदयलाल जी और किसान प्रतिनिधि माननीय श्री रिद्धकरण जी, सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी, एमएल साहिबान, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राजस्थान के प्रत्येक कोने से आए किसान भाइयों, मीडिया फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोविंद डोटासरा जी का कि राष्ट्रीय लोकदल की हैसियत से मुझे यह मौका दिया गया आपके बीच में कुछ बात रखने का। मैं शुरुआत करना चाहूंगा मेरे से पूर्व वक्ताओं की बातों का, जो लोकेश युवा कवि के द्वारा कुछ बातें की गई, कटारिया जी के द्वारा, डोटासरा जी के द्वारा और किसान नेता रिद्धकरण जी के द्वारा। उसी के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देश में एक शुरुआत 2009 से की गई और उस दौरान ये अभी तक वो शुरुआत चल रही है। शुरू में 2 करोड़ रोजगार का जो एक सपना दिखाया गया, युवाओं को खत्म किया गया, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को जीएसटी के माध्यम से खत्म किया गया। अब एक तीसरा बचता है वर्ग, वो हमारा किसान, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, कृषि, उसको ऊपर चोट की गई है ये 3 काले कानून ला करके। आप ही ने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी के द्वारा, प्रियंका जी के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के द्वारा आंदोलन यूपी में भी किया जा रहा है। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा, रिद्धकरण जी की बात को बताना चाहूंगा, बढ़ाना चाहूंगा कि किसान इतना उद्वेलित है, बिन बुलाए भीड़ लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर में, और सरकार, यूपी सरकार कुछ नहीं कर पाई। किसान जब उठता है, उसकी आवाज जब गूंजती है,
तो अच्छी अच्छी सत्ताएं खत्म हो जाती है और एक परिवर्तन की शुरुआत होती है। और आज इसी परिवर्तन की शुरुआत इस काले कानून के बाद होने जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि ये तीनों काले कानून किस तरह से मोदी जी लेके आए हैं। आपको मालूम होगा एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, कृषि पर कानून लाने का हक राज्य का है, स्टेट का है। उन्होंने चालाकी की और चालाकी करने में तो माहिर है मोदी जी। ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत वो कानून लेके आए जो समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें वो कानून बनाए तीनों। मैं उन कानूनों की तह में नहीं जाना चाहता, मैं केवल ये कहना चाहता हूं धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे किसान ने भी करीब 50 साल खेती की, उसके बाद मेरे पिताजी व्यापारी बने, आड़तिया भी रहे। मैं दोनों चीजों को जानता हूं, जैसे बलवान पुनिया जी ने कहा और मेरे एक पीली बंगा के किसान साथी ने भी कहा कि आड़तिया और किसान का एक बड़ा अच्छा एक संबंध है। वहां आपस के जो पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध होते हैं, उनको अगर आप देखेंगे उस व्यवस्था पर चोट करने की जो शुरुआत इस काला कानून के माध्यम से किया। मैं भाइयों मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से उस कानून को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, अंग्रेजों के टाइम में जिस तरह से काला कानून आते थे और अंग्रेज जिस तरह से चोट आम जनता पर किया करते थे, उसी अंग्रेज शासन की याद इस मोदी शासन ने दिला दी है। मैं भाई और बहनों ये निश्चित रूप से उसी तरह का काम हो रहा है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अंग्रेजों का शासन पूरा हो गया था देश में, उसी तरह के काले कानून ला करके चंद पूंजीपतियों को ये पूरी की पूरी लोकतंत्र को खत्म करके इस पूरे देश की बागडोर सौंपना चाहते। मैं तो ज्यादा न कहते हुए काफी समय हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और लोक दल मिलकर के न केवल राजस्थान में बल्कि देश के अन्य कोनों में मिलकर के इस किसानों की आवाज को, अपनी आवाज बढ़ा करके इस मोदी को आने वाले चुनावों में 2024 में जो चुनाव होगा उसमें सबक सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस ध्वज को लेकर के शोभायमान बनाए रखते हैं, उसी नर्सरी से निकले हुए एक नेता तरुण कुमार जी, जो कभी छात्रों की आवाज रहे, आज किसानों की आवाज को राजस्थान के कोने से लेकर दिल्ली की संसद तक गुंजायमान करेंगे। आदरणीय तरुण कुमार जी। बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी, मंच पर उपस्थित मंत्री कटारिया जी, उज्ज्वला रंजना जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से आए हमारे किसान भाइयों। गला थोड़ा खराब है मगर कोशिश करता हूँ बोलने की। देखिए आज का जो माहौल है वो आप सब लोग देख रहे हैं, क्या माहौल देश में बना हुआ है और इस माहौल में उन सभी लोगों की आवाज दबाने का काम, जो इस देश की शक्ति है, इस देश की ताकत है, उनकी आवाज दबाने का काम मोदी सरकार कर रही है। चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे महिलाएं हो और कोई भी शोषित वर्ग हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, उन सबको दबाया कुचला जा रहा है। और इनके लिए अगर कोई लड़ रहा है, वास्तविकता में कोई लड़ रहा है, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी हैं और कांग्रेस पार्टी की। राहुल जी लगातार पहले जो यूपी में हुआ हाथरस कांड जो हुआ वहां पर पहुंचे, वहां पर संघर्ष किया। उसके बाद में पंजाब में किसान यात्रा की शुरुआत की जो अभी भी चल रही है और लगातार चाहे भट्टा पारसोल की बात हो, भट्टा पारसोल में किसान आंदोलन जो हुआ और चाहे वो अन्य आंदोलनों की बात हो, कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर किसानों का हमेशा साथ दिया है और किसानों की बात जो है वो हमेशा प्राथमिकता पर रखी है।
मगर दुर्भाग्यपूर्ण आज के टाइम पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के विरुद्ध संसद में बिना बहस के करवाए, बिना आर्गुमेंट करवाए किसानों के जो बिल पास करवाए हैं, वो किसानों पर सीधा सीधा प्रहार है, उनके अधिकारों पर प्रहार है और उनके भविष्य पर प्रहार है। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर मुझे बोलना चाहिए, मगर समय इतना नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए कांग्रेस हमेशा संवेदनशील रही है। 10 दिन के अंदर जब हमारी सरकार बनकर राजस्थान में आई, आदरणीय गहलोत साहब ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जितने भी किसान आते थे उन सभी का कर्जा माफ हुआ। मगर बीजेपी इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बीजेपी इस दिशा में बिल्कुल नहीं सोचती। वो कुछ पूंजीपति जो मोदी जी के मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही। जो ये काला कानून आया है, इस काले कानून के अंतर्गत भी उन्हीं को फायदा पहुंचाने की बात है। भाई जब प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा जहां पर किसान अपनी फसल जाकर बेचता है, चाहे वो आड़ती के थ्रू हो, चाहे वो और लोगों के थ्रू हो, मंडी में जाता है, उस मंडी व्यवस्था को ही खत्म करने का ये पूरे तरीके से पूरी साजिश है और इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये आज इस मंच से हम कह रहे हैं। जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण हुआ, जिस तरीके से एयरपोर्टों का निजीकरण हुआ, जिस तरीके से अन्य विभागों का निजीकरण हुआ, मैं समझता हूं ये जो सरकार है ये सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देने के लिए ही बनी है। चाहे वो दूरसंचार विभाग में जियो को फायदा देने की बात हो, जियो अंबानी जी की वो है कंपनी है, और चाहे फूड में अडानी जी को फायदा देने की बात हो, तो मैं समझता हूं कि हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी जो संघर्ष कर रही हैं, उनके साथ में खड़े होकर उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, तभी किसानों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सकता है। आज जो भी आवाज उठाता है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई और आदमी हो, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उसके पीछे लगा दिए जाते हैं। आपकी बोलने की ताकत, आपके अपने अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे सीधे प्रहार आज की सरकार कर रही है। एक हिटलर का शासन था और आज मोदी का शासन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मोदी जी अपने लिए 8500 करोड़ का प्लेन लेते हैं। 8500 करोड़ कितने होते हैं? इतने पैसे से पता नहीं क्या क्या देश में नई नई नीति आ सकती थी, नए नए काम हो सकते थे, डेवलपमेंट हो सकता था, मगर मोदी जी को सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे हैं और अपने हिसाब से चलना है। जो कांग्रेस ने काम किया उन्हीं का उद्घाटन किए जा रहे हैं, चाहे वो टनल का उद्घाटन हो और चाहे वो और उद्घाटन हो और काम हो, वही काम चले आ रहे हैं, कोई नया काम उन्होंने नहीं किया है। तो साथियों, आज ये भी बहुत खुशी की बात है कि आज लगभग 2 साल होने को आए हैं यहां पर कांग्रेस की सरकार को, आप लोगों की सरकार को, जनता की सरकार को,
और इसी उपलक्ष्य पर जन घोषणा पत्र की रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने आपको दी गई है और इसको आज यहाँ पर निकाला गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का, हमारे डोटासरा जी का, पूरे मंत्रिमंडल का, सभी विधायकों का, कि उन्होंने इतने कम समय में 50% से ज्यादा काम वो कर चुके हैं। जो घोषणाएं हम लोगों ने की थी जब चुनाव में गए थे, उसमें से 50% से ज्यादा काम हो चुके हैं और जो बाकी बचे हुए काम है उन पर तेजी गति से काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी हो पाएंगे। मुझे पता है कि राज्य सरकार को कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को जो सहयोग केंद्र सरकार द्वारा मिलता है वो शून्य के बराबर मिल रहा है, हमें पता है। मगर हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी ताकत है, आप लोग, हम लोग आपके लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आज अजय माकन जी जो हमारे प्रभारी हैं उनको भी आना था, मगर उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं था, तो स्पेशली उनका फोन मुझे भी आया कि आप अवश्य वहां पर जाना और उस कार्यक्रम में शरीक होना। तो साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई कि ये रिपोर्ट कार्ड आज जनता को समर्पित हुई है और साथ साथ में किसानों की आवाज जो यहां पर बुलंद हुई है, जो यहां पर उठी है, ये पूरे देश भर में जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी विधायकों का, हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, सभी किसान साथियों का, मंच पर आसीन सभी नेतागण का कि उन्होंने यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद श्री तरुण कुमार जी। हमारे मध्य किसान कांग्रेस के जयपुर अध्यक्ष श्री गुलाब चंद सैनी जी भी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और प्रदेश अध्यक्ष जी को हल भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आए और अपना उद्बोधन बताएं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित दत्ता साहब, एआईसीसी के सचिव तरुण कुमार जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, कॉर्पोरेट मिनिस्टर विला अंजना जी, मंच में बैठे हुए रीतकरण जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सांसदगण, अतुल गुप्ता जी, बाबू सिंह शेखावत जी, हमारे सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया जी, राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी के हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, तमाम उपस्थित किसानों, भाइयों बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से गोविंद दत्ता जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एआईसीसी के निर्देश के अनुसार हम सबको याद किया और जो हालात है देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, कोरोना को लेकर के, जिसमें मास्क लगाना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है,
सब प्रोटोकॉल निभाना आवश्यक है जीवन के लिए, जीवन बचाने के लिए। मैं देख रहा हूँ पूरी तरह जिस रूप में एक शानदार व्यवस्था की गई, सरकार के जो आदेश है, सरकार की जो मंशा है, जिसका नाम होना दिया जन आंदोलन। जब तक जनता का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कोरोना से बचाव मुश्किल हो। इस रूप में आज पूरे प्रदेश के अंदर जो अभियान चल रहा है, इस बड़े हॉल के अंदर मीटिंग बुलाना, व्यवस्थित रूप से आपको बिठाना, एक संदेश जाएगा प्रदेशवासियों का। तमाम लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि जो कई बार प्रोग्राम होते हैं उसमें मास्क तो होते हैं कई जगह और सोशल डिस्टेंस नहीं होते। कई बार हम लोगों ने बैठे हुए तो लोग कहते हैं कि खुद ही मास्क नहीं लगाया कि हमें क्यों कहते हैं। आपके आशीर्वाद से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कोरोना का मुकाबला किया। मेरी बात है पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान पर आज सवाल है ये कोरोना के बीच में बिल क्यों आए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि कोरोना पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। कोरोना ने पूरे दुनिया के मुल्कों को चिंतित कर दिया। इस देश की तो आबादी 130 करोड़ आबादी का देश है। लॉकडाउन रखा, अनलॉकडाउन शुरू हुआ, अभी तक संख्या बढ़ती जा रही है अनलॉक के बावजूद भी। दो आंकड़े आप देखते हैं, 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोग मरना किसे कहते हैं महामारी से देश के अंदर। उसके अंदर क्या जरूरत पड़ गई, ये 3 काले कानून लाने की। इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी कि ये कानून इस वक्त लाए गए। मोदी जी को मालूम है, सरकार को मालूम है कि अभी और कोरोना चलने वाला है। पता नहीं 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, जिसके कारण से कोई दावे के साथ कह सकता हो और वैक्सीन आ गई, चिंता करने की बात नहीं। ऐसे वक्त में ऐसे कानून लाना जिसमें कोई राष्ट्रीय बहस नहीं हो। जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? किसान है, कृषि मंडी है, राज्य सरकारें हैं। मगर उनको पूछे हुए कानून बना देना जो अधिकार राज्य सरकारों का है कृषि पर, और कानून बना रही भारत सरकार एक तरफा बिना पूछे हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए। पार्लियामेंट में कहा गया भाई आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो। उस कमेटी के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, एमपी होते हैं, चर्चा कर लेंगे। सर्कुलेट हो गया पूरे मुल्क में, राष्ट्रीय बहस छिड़ जाएगी कि इस कानूनों के अंदर क्या खामी है, क्या कमी है, क्या खासियत है। वापस पार्लियामेंट में आएंगे सिफारिश के साथ में, उसके बाद में बहस कर लेंगे। नहीं माना गया। लेकिन तमाशा आप सबने देखा है कि राज्यसभा के अंदर क्या हुआ। लोकसभा में तो एक तरफा मेजोरिटी है, पास कर दिया गया। डिवीजन मांगा गया वोट का, नहीं दिया गया। ऐसा कभी होता है क्या? विपक्ष डिवीजन मांग रहा है वोट के लिए क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी, आपने परवाह नहीं करी किसी की, परवाह नहीं करी किसी की। आज कोरोना आपके कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, किसान तकलीफ के अंदर है, व्यापारी भी तकलीफ के अंदर है। इंडस्ट्री बंद हो गई थी,
छोटे दुकानदार तकलीफ में हैं, ठेले वाले रेहड़ी वाले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में हैं। खूब हम लोगों ने उनको कैश बांटा, काइंड में मदद करी, भोजन सामग्री बांटी। आपने भी कमी नहीं रखी, जिसका जितना बस चल रहा था खूब मदद करी आप लोगों ने, बाबा साहब ने भी, दानदाताओं ने भी, संस्थाओं ने भी, किसानों ने भी, जिसका बस चला विधायकों ने भी, अपने खुद के एमएलए फंड से भी खूब मदद करी, कोई कमी नहीं रखी, काम चल गया। पर अभी तक भी लोग तकलीफ में, उसकी तरफ ध्यान दे सरकार, केंद्र सरकार। आज जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, केंद्र की भी राज्यों की भी, मोदी जी के पास तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके पास तो नोट छापने की अधिकार है, राज्यों के पास नहीं है। और राज्य सरकारें की आमदनी 40% पे आ गई है, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें। जो काम होना चाहिए हम करना चाहते हैं, जो हमारा सपना आगे के लिए, सभी राज्यों के अंदर तकलीफ है, चाहे किसी पार्टी सरकार। जीएसटी जो हमें मिलता है, एग्रीमेंट है भारत सरकार से, वो बंद कर दिया, पैसे आ नहीं रहे, वो कह रहे हैं। और कहते हैं राज्य सरकारें कर्ज लेकर के अपना काम चला रहे। राज्य कह रहे हैं कि कर्ज आप लो, आपको अधिकार है, आपको देना है राज्यों को, राज्यों का अधिकार है आपको लेने का, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हो? कर्ज आप लो फिर हमें दो, वो अलग से मुद्दा आप देख रहे हो चल रहा है, पढ़ते हो जहां। तो ऐसे हालात में जब देश संकट में है, आर्थिक नीतियां गलत है सरकार की, आर्थिक नीति को समझ नहीं सरकार को, वित्त मंत्री महोदय खुद नहीं समझ पा रही है, प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं बजट को लेकर के, देखा होगा आपने, एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई, वित्त मंत्री उसमें मौजूद नहीं। ये तो हालात है देश के अंदर। जिस देश का वित्त मंत्री समझ नहीं रहा हो कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। कोरोना से पहले से ही हम लोग तकलीफ में थे, इकोनॉमिक स्लोडाउन था। कोरोना के दरमियान में हम पूरे बर्बाद हो गए। आगे क्या होगा, गाड़ी पट्टी पे कब आएगी, कोई नहीं कह सकता। तो जरूरी वो है या 3 काले कानून है? कोई जवाब है सरकार के पास? चाइना आपके बॉर्डर पर आके बैठ गया, अंदर घुस गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हमारे इंतजाम को चौकी पे कब्जा है, ना किसी पे कब्जा है। किस बात का टेंशन है वहां पर? हालात चुनौती के रूप में दूसरे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं। और किसानों के 3 कानून अचानक ही, कृषि मंडियां जो 60 साल हो गए राजस्थान के अंदर एक समय बनी, और कांग्रेस हमेशा किसानों के हितैषी रही है। आजादी के पहले से अंग्रेजों राज के अंदर भी ये मांग उठती थी, किस प्रकार किसान को उत्पादन की कोई लागत मिले। ये कोई ऐसे कानून नहीं बने थे। एसएसएल कम्युनिटी के कानून पंडित नेहरू ने उसमें बना दिए थे कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। वो कानून अभी इसको क्या हालत करी उसकी मालूम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यदि हम कोई विकसित राष्ट्रों के अंदर रह रहे हों, हमारे किसानों के पास में कोई 500 एकड़ 1000 एकड़ की भूभाग हो, वहां के किसान तो खुद व्यापारी की तरह है, वहां चल सकती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ 86% किसान तो आपके 5 एकड़ से कम भूमि वाले हैं। 80% किसानों के पास तो 2 एकड़ से छोटी भूमि है। वो क्या तो बड़े व्यापारियों से बात करेंगे, क्या एग्रीमेंट करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में कामयाब होंगे। मंडी समाप्त हो जाएगी तो उसका क्या होगा। और तो और एमएसपी के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं।
आज राहुल गांधी मुद्दा बनाए हुए हैं, आप क्यों नहीं एमएसपी के बारे में कानून प्रावधान करते हो? कोई चर्चा नहीं। और आपको भी कहा गया मेरे पूर्ववक्ताओं ने कि मोदी जी खुद जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र से मांग करी एमएसपी को कानून के अंदर प्रावधान करो। जो मुख्यमंत्री के रूप में मांग करी हो, वो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके राज के अंदर एमएसपी का नए जो कानून बनाए गए हैं उसमें जिक्र नहीं होना क्या सिद्ध करता है? आप सोच सकते हैं। इन हालातों में ये कानून लाए गए, कच्चे बड़े समाप्त, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटीज पूरी छूट, आलू हो, प्याज हो, खाद्य तेल हो, तिलहन हो, दलहन हो, जखीरे रखो खूब, जमाखोरी करो, पूरी छूट आपको। ये हालात में हम लोग ये आज बहस कर रहे हैं। ये तो अभी समझने में वो वक्त लगेगा लोगों को कि कानून वास्तव है क्या। और इसलिए हमारे हितग्राही ने, अन्य वक्ताओं ने जो बातें कही आपको कि मार पड़ेगी धीरे धीरे, ऐसी पता ही नहीं पड़ेगा, खेती करना मुश्किल हो जाएगा। होना ही चाहिए था। जो कमियां हैं मान लीजिए 60 साल के बाद में, अगर कृषि मंडियों में और किसानों को कैसे इमदाद मिले, आज तो स्थिति कर दी है वहाँ के दलाल, वहाँ के पल्लेदार, वहाँ के हमाल, वहाँ के मजदूर, वहाँ के ट्रांसपोर्टर, वहाँ के विधवा औरतें विधरी बैठी छानती है अनाज को, सब बेरोजगार हो जाएंगे। पर आप अगर कमियों को दूर करके आज एमएसपी तो जारी करते हैं। एमएसपी क्यों जारी करते थे? किसान को पूरे दाम मिले, मार्केट फोर्सेस काम करे। यदि सरकार उतरती कोई जमाने के अंदर मैदान में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदारी शुरू कर रही है, अचानक भाव बढ़ जाते थे मार्केट के अंदर, इसलिए एमएसपी लाई गई थी। आज आप देखते हैं एमएसपी के बावजूद भी भाव नीचे रहते हैं। होना ही चाहिए था। आपने वादा किया था किसान को दुगनी इनकम कर देगा, ये दुगनी इनकम कर दिया। ये पूरा खेल इसलिए खेला गया कि दुगनी इनकम का जो वादा किया है जनता किसानों से, वादा निभा नहीं पाएंगे। ऐसे विवादित कानून बना दो, लोग सड़कों में आ जाए, विवाद के अंदर विवाद चलते रहेंगे, और जो वादा किया, जो वादा निभा नहीं पाएंगे तो कहेंगे इसलिए नहीं निभा पाए, निभा इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमने शानदार क्रांतिकारी कदम उठाए थे और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उन कानूनों को लागू नहीं दिया, इसलिए हम अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जानबूझ करके ये भ्रम पैदा करने के लिए सब खेल खेले जा रहे हैं। ये जानते हुए भी इस देश के किसान स्वीकार नहीं करेंगे। पंजाब का, हरियाणा के किसान बहुत सक्षम है, सड़कों पर उतर आया है, और पूरे देश के किसानों में आग लगी हुई है, क्योंकि वो छोटे किसान भी हैं, उनकी कई समस्याएं भी है। खरीफ का मौसम गया, रबी के सीजन आ गई, उनकी छोटी जोत है वो उसमें लगा रहता है। राहुल गांधी जी भी पंजाब गए, हरियाणा गए, हम चाहेंगे एक बार राजस्थान में आए, किसान रूबरू हो। यहाँ किसान पूरी तरह तैयार है, दुखी है, चिंतित है, आने वाले वक्त में क्या होगा। सोनिया गांधी चाहती है कि सारी सरकारें सोचे किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पे जो केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है, उनको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं।
हम चाहेंगे कि विचार करें हम लोग उनके सुझाव पर, उन्होंने खुलने का एग्जाम ही करो क्या क्या संभावनाएं हैं। हम चाहेंगे विधानसभा बुला करके वहां पर हम डिस्कशन करें, विधानसभा के अंदर खुल के बातचीत करें। जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रपति महोदय की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवा रहे किस रूप का हम किस प्रकार अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान के अंतर्गत, क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। हो सकता है जल्दी ही असेंबली बुलानी पड़े और हम किसानों के हित के अंदर जो भी होगा उस पर कमी नहीं आने देंगे। कहाँ चले गए हम लोग। कोई जमाना था कि हम लोग अमेरिका में भीख मांगते थे, गेहूँ आता था पेड़ 480 का, वो हम खाते थे। और कहाँ हमारे किसान, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी थी, किस प्रकार से किसानों में विश्वास करके, देश के किसानों के विश्वास के बल पर हरित क्रांति आह्वान किया और देश आत्मनिर्भर हो गया। कहाँ आजाद हुए थे तो 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, आबादी 33 करोड़ लगभग थी उस वक्त में। आज करीब 135 करोड़ देवी देवता देश में विराज रहे हैं। उन सबका पेट भर रहे हो आप लोग, उन सबको अनाज मिलता है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार एक्सपोर्ट करते हो। ये किसानों की ताकत है देश के अंदर, जिसको पहचाना नहीं गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भंवर सिंह जी तो मैंने सुना है कि 14,000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से वो हमारे साथी लोकेश कवि शानदार कविता पाठ किया आपके सामने। सभी छोटे उम्र के कवि हैं और कविता पाठ से लग नहीं रहा था वो छोटे उम्र के हैं। बहुत अच्छा कविता पढ़े। बलवान पूनिया जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमेशा वो किसानों के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे सीपीएम के साथी आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अजीत सिंह जी, स्वागत जी तुम्हारे अपने अभी मंत्रिमंडल साथी हैं। तो हम सब मिलकर आज यहाँ बैठे हुए हैं। बाद में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी कह दिया आपको, जितनी बातें करें उतनी कम है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार हमेशा किसानों के संग खड़ी मिलेगी आपको। और हमने हमेशा वो कदम उठाए हैं किसानों के हित के अंदर। हम चाहते हैं किसानों को बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से बचाए। और ये जो फैसले किए गए थे, हमारे जो कृषक कल्याण कोष, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, माता फूले मंडी योजना, श्रमिक कल्याण योजना, किसान कलेवा योजना कई चल रही है, ये सब प्रभावित होती है। हम चाहेंगे कि कोई प्रभावित नहीं हो, किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। और जो हमने वादे किए हैं, अभी दुर्दासा जी मुझे याद दिला रहे थे, 50% ज़्यादा वादे पूरे किए हमने। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दर नहीं बनेगी, 1,40,000 कृषि कनेक्शन जारी किए, सोलर पंप हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो खेतों पर, तमाम जो वादे किए हमने उसमें 50% ज़्यादा हमने पूरे किए हैं। आगे भी मैं चाहूँगा कि आज जो आप आए हैं, इस रूप में बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि कम समय के नोटिस में आप सब यहाँ पर आ सके। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब तो कई बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी। न्याय योजना, आज हम लोग 2,000 जगह खुश रहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 6,000 रुपये मिले प्रति माह एक परिवार को, 72,000 मिले
प्रतिवर्ष तब जाकर के स्थिति इसकी सुधर सकती है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। काले कानून लाने में ध्यान दिया गया। ये जो स्थितियां बनी है, राजस्थान सरकार ने ये भी किया कि जो फसलें हैं उत्पादन होने के बाद में वो आप रहन में रख दो और आप कर्जा ले लीजिए, उसके अगेंस्ट में 10% ब्याज की जगह 7% ब्याज सरकार देगी आपको, खाली 3% ब्याज भरना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। एक के बाद एक हम लोग योजना ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ आने वाले वक्त में आपको देखेंगे। यही बात कहता हुआ मैं लंबी बात ये कहता हूँ कि ये कानून जो है तो बहुत ही विस्तृत है, जितनी बात करो उतनी कम है, रिसर्च करो उतनी कम है। इसको हम सबको मिलकर के इनका मुकाबला करना है और ये दिमाग में रखें कि हमें एकजुटता दिखानी है किसानों को। और पूना जी ने ठीक कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन ये किसान की बात है, उसके लिए हम एकजुट रहेंगे तब जाके सरकार की आंखें खुलेगी, वो लागू नहीं कर पाएगी। हम चाहेंगे क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या लाकर राजस्थान सरकार विधानसभा में लाकर के क्या लाभ दे सकती है, उस पर हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं और जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार का फैसला क्या हुआ है। ये बात के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, अब अनुरोध है सहकारिता मंत्री शिवलाल आंजना जी से कि आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया जी के निर्देशानुसार आज किसान सम्मेलन का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, अध्यक्ष उपासराज साहब कर रहे हैं, माननीय कटारिया साहब, अरुण कुमार जी, रीत किरण जी और सभी उपस्थित